राधे राधे। मैं अमन आनंद आप सभी का स्वागत करता हूँ एस्ट्रो अलार्म के इस चैनल में। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि 12 भावों के क्या गुण धर्म हैं, भाव हम कैसे गिनते हैं, लग्न किसे मानते हैं, किस भाव को लग्न माना जाता है, किसे प्रथम भाव माना जाता है, कहाँ से गिनना शुरू करते हैं हम एंटी क्लॉक। और गिनने का तरीका भी मैंने बताया था कि अगर बोला जाए लग्न से द्वितीय तो एक उंगली लग्न पे भी रखेंगे, उसके बाद दूसरी उंगली, तो द्वितीय भाव को लग्न से द्वितीय बोला जाएगा। वैसे देखें तो हम एक भाव ही आगे गए हैं, लग्न से बोल रहे हैं लग्न से द्वितीय, लेकिन गए एक ही भाव। लेकिन यही तरीका है, इसमें आगे भी कंफ्यूज आप नहीं रहिएगा, मैंने पहले बता दिया था। तो गिनने का तरीका हो गया, जैसे लग्न से चतुर्थ, तो लग्न द्वितीय तृतीय और चतुर्थ भाव। तो लग्न को छोड़ कर देखें तो 3 भाव आगे आए हैं, लेकिन उसमें काउंट हमेशा जिस भाव को लेके बोला जाए, चतुर्थ से द्वितीय थे यानी पंचम भाव एक आगे, तो उस भाव को भी उसमें काउंट कर लिया जाएगा। तो गिनने का तरीका समझा दिया था, एंटी क्लॉक चलना ये भी पता है। अब हमें आज समझना ये था कि हम जो कुंडलियाँ देखते हैं, चाहे वो हम खुद से बना लें कुंडली, जन्म समय, अक्षांश और लग्न साधन करके, जैसे कि लग्न साधने की प्रमुख विधि या तो पलवा, चरखंड, सोदैमान इत्यादि के आधार पर आप निकाल लें, या फिर लग्न सारणी के आधार पर निकाल लें, या फिर संपातिक काल के आधार पर निकाल लें, तो वो एक गणितीय विषय हो जाएगा। और अभी हम फलित ज्योतिष पे फोकस कर रहे हैं। बहुत ऐसा नहीं कि वो ज़्यादा भी क्लिष्ट है, अगर आपको 8वीं 9वीं तक की भी गणित आती है तो वो आसान है आपके लिए। लेकिन अभी हमारा ये काम, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि आसानी से कर देते हैं। तो अब जैसे भी हम कुंडली बनाते हैं, तो प्रथम दिन मैंने आपको क्या बोला था कि कुंडली जैसे हम देखते हैं तो उसमें खाने बने हुए होते हैं। पिछली वीडियो में मैंने एक एक खानों को समझाने का कोशिश किया था कि वो है क्या आखिर, है ना। जहाँ कोई लग्न ना लिखा हो, कोई राशि ना लिखा हो, कुछ नहीं लिखा हो, सिर्फ बॉक्सेस बने और आपको पता होना चाहिए कि कौन से बॉक्स का क्या काम है, और वो हर आदमी के लिए अप्लीकेबल रहता है, अप्लाई होता है। हर इंसान का द्वितीय भाव से अस्थाई धन देखा जाएगा तो वही देखा जाएगा, वो फिक्स है। पंचम भाव से संतान विद्या, तो वो फिक्स है। अब चेंज आता है कि जब हम कुंडलियाँ देखते हैं, जैसे कि एक डेमो चार्ट आपके सामने, यहाँ पे प्रथम भाव में 3 नंबर लिखा हुआ है। अभी आप ग्रहों को मत देखें, सिर्फ नंबर्स को देखें। 3 नंबर लिखा हुआ। 26 अप्रैल 1992 की कुंडली है, मॉर्निंग के 8:20, समस्तीपुर बिहार। 3 नंबर लिखा हुआ है। अब इसका क्या मतलब हुआ? प्रथम भाव है, जो कि भाव तो पहला है लेकिन लिख दिया गया है 3। चलो दूसरा चार्ट देखते हैं। यहाँ पे भी भाव प्रथम है लेकिन नंबर 7 लिख दिया गया है। तो ये समझने वाली बात है कि नंबर्स क्यों लिखे जा रहे हैं। तो नंबर्स लिखे जा रहे हैं इसलिए क्योंकि बता रहे हैं कि ये किस लग्न का इंसान है। किस लग्न का इंसान है ये कैसे पता चलता है? तो जन्म के समय पूर्वी क्षितिज पर जो निर्यन राशि उदित हो रही हो, वो जन्म लग्न कहलाती। पूर्वी क्षितिज पर जो राशि उदित रहती है आपके जन्म के समय, ठीक है, उसे लग्न में लिख दिया जाता है आसान भाषा में। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ ये दिख रहा है कि मेष अभी उदित, और 24 घंटे में ये पूरा चक्र खत्म हो जाता है। यानी 24 घंटे में मेष से लेके मीन तक अपना एक एक बार आ जाती है। यानी कि लगभग 2 घंटे मिलते हैं हर राशि को उदित रहने को। तो मान लो आज 9 बजे कोई बच्चा जन्म लिया मेष लग्न में, तो मेष राशि तभी उदित थी, तो उसके लग्न में 1 नंबर लिख दिया जाएगा, वो मेष लग्न का हो गया। ठीक है, उसके ठीक बाद अगर कुछ घंटों के बाद अगर कोई दूसरा बच्चा जन्म लेता है, तब तक अगर मान लो कि वृषभ राशि उदित हो गई हो पूर्वी क्षितिज पे, जहाँ उसने जन्म लिया उसके जन्म स्थान के हिसाब से सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद अगर निकल के आता है कि वृषभ राशि उदित थी पूर्वी क्षितिज पे, तो फिर उसके लग्न में 2 नंबर लिख दिया जाएगा वृष, क्योंकि वृषभ की सीक्वेंस दूसरी है। प्रथम मेष है, दूसरे नंबर पे वृषभ आता है। ठीक है, तो इस हिसाब से उसका लग्न वृषभ हो गया। तो लग्न में कौन सा नंबर लिखाएगा ये डिसाइड होता है कौन सी राशि
तभी पूर्वी क्षितिज पे उदित थी उस समय। अब अगर हम किसी भी सॉफ्टवेयर से निकालते हैं तो ये हमको पता चल जाता है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ नंबर लिख के आते हैं, लग्न में एक नंबर लिख दिया जाता है। अब हमें उससे पता करना है कि हम किस राशि के हुए, हमारे लग्न में कौन सी राशि आई और हमारा लग्न क्या कहलाएगा, आप किस लग्न के इंसान हो। जैसे लग्न फिक्स हो गया उसके बाद सारे भाव का डोर हमारे हाथ में आ गया, हम वहीं से देख सकते हैं। अब इसको ऐसे समझते हैं, राशि सारणी हमारे सामने में है, मेष से लेके मीन तक, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन। अब जैसे मान लो वृश्चिक है, 8वीं राशि है, और जब मैंने जन्म लिया मान लो कभी 3 बजे दोपहर में, और तभी वृश्चिक राशि उदित थी पूर्वी क्षितिज पे, हमारे लग्न में 8 नंबर लिख दिया गया। अब जैसे 8 लिख दिया गया तो हम इसको एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। वृश्चिक लिखा गया हमारे लग्न में 8 नंबर, वृश्चिक लग्न के हम हो गए। इस हिसाब से मेरा द्वितीय भाव जो मेरे वाणी का है, धन का है, जो मैंने बताया था, भाव तो कभी नहीं बदलेंगे, उसकी का गुणधर्म भी नहीं बदलेगा, आपको पहले मैंने बता दिया था। द्वितीय भाव से तो वही देखा जाएगा, लेकिन अब क्या है कि यहाँ पे द्वितीय भाव में धनु राशि आ गई। हो सकता है किसी और बच्चे का अगर कोई और राशि रहेगा, जैसे मैंने तभी डेमो चार्ट दिखाया था, उस पर आ जाते हैं, वो उसमें मिथुन लग्न था, 3 नंबर लिखा था। अब यहाँ पे द्वितीय भाव में कर्क राशि आ गई, वहाँ पे धनु थी, यहाँ पे कर्क है। तो पहले तो अब ये भी प्रैक्टिस हमें बनानी है कि मेष लग्न वाले के लिए द्वितीय भाव में कौन सी राशि आएगी। जैसे कि मेष लग्न वाले के साथ एक क्या होता है कि उसका लग्न और भावों का सीक्वेंस बराबर चलता है। जैसे प्रथम भाव है तो प्रथम राशि भी है मेष, द्वितीय भाव है उसके बाद तो द्वितीय राशि आ जाएगी वहाँ पे वृषभ, एंटी क्लॉक चलते जाएंगे। तृतीय भाव है तो वहाँ पे तृतीय राशि भी आ जाएगी मिथुन। मतलब मेष लग्न को इसलिए काल पुरुष की कुंडली बोली गई है क्योंकि वो राशि के हिसाब से चलती है। लग्न भी मेष प्रथम, भाव भी प्रथम और राशि भी सेम, है ना। 12वां भाव तो 12वीं राशि मीन। लेकिन बाकी लग्नों वालों के लिए ये चीज़ नहीं हो पाएगा क्योंकि प्रथम भाव तो प्रथम भाव ही रहेगा, लेकिन लग्न तो बदलते रहेंगे। हो सकता है वहाँ पे 4 नंबर आ जाए लग्न में, कर्क राशि तभी उदित रहेगी पूर्वी क्षितिज पे, तो लग्न में कर्क लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब हम कहेंगे ठीक है, ये तो हम समझ गए, जो भी राशि को हम फिक्स करेंगे उससे फिर एंटी क्लॉक आगे बढ़ते चले जाएंगे। जहाँ पे आके 12 नंबर आ जाएगा, जैसे कि अभी आपके सामने है मिथुन लग्न की कुंडली, यहाँ पे मीन अंतिम राशि आ गई 10वें भाव, 10म भाव में, ठीक है, कर्म क्षेत्र में। उसके बाद फिर 12 के बाद तो राशि बचती नहीं है, मिथुन से हम शुरू किए थे, तो फिर 12 के बाद हम उल्टा आ जाएंगे मेष पे 1 नंबर पे। तो ठीक 12 के बाद देखिए 1 नंबर लिखा हुआ है मेष वृषभ, फिर लग्न तो मिथुन है ही। तो इस हिसाब से हमारा डिसाइड हो जाता है कि लग्न क्या है और उसके हिसाब से फिर बाकी भाव में कौन कौन सी राशि आएगी। लेकिन राशि कंट्रोल किससे होता है, तो वो किसी न किसी ग्रह से होता है। अब हमारे पास 9 ग्रह, सूर्य से लेके शनि तक, इधर राहु केतु। राहु केतु एक छाया ग्रह है। अभी आसान, इस पर कभी और बृहद चर्चा हम करेंगे। अभी आसान से आप ये समझिए कि सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है, पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा करता है, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह। तो पृथ्वी जो अपने अक्ष पे चलते रहती है, अपने पथ पे, अपने रास्ते पे जा रही है, चंद्रमा कभी उसके आगे से गया, फिर घूम के फिर उसी रास्ते को पीछे भी कट करेगा। तो वो 2 अक्ष पे जो रास्ते को काटती है, वहाँ पे जो छाया उत्पन्न होता है, वही समझ जाइए कि वो एक छाया ग्रह है, शैडो है वो। तो राहु केतु को कोई भी भाव देने का, कोई भी राशि का स्वामित्व देने का यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं बनता था। ठीक है, उसके प्रभाव हैं, वो विद्वान है, लेकिन वो शारीरिक रूप से कोई उपस्थिति उसकी नहीं बन रही है। तो हमारे पास सिर्फ 7 ग्रह हैं। तो अब हुआ ये कि राशियों का बंटवारा होगा, उसके स्वामित्व दिए जाएंगे, हर राशि का मालिकाना हक मिलेगा ग्रहों को। तो कैसे, अब मेष से लेके मीन तक हमारे पास राशियां हैं, लेकिन हमारे पास ग्रह तो 7 ही हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। तो ऐसा हुआ कि सूर्य और चंद्रमा ने बोला कि अब जो तुम सोच रहे होगे
तो 2 कार्यालय के भार एक ही कार्यकर्ता पे दे दिया जाए, या 3 कार्यालय का भार किसी एक पर दे दिया जाए और इस तरह से बांट दिया जाए, तो ये मत सोचना, क्योंकि हम राजा रानी हैं, सूर्य और चंद्रमा है, हम लोग को एक राशि देख देंगे तुम्हारा, है ना, एक्स्ट्रा लोड नहीं ले सकते। भले राशि साथ है, यहाँ आदमी तुमको साथ ही हो रहा है, तुम्हारी समस्या। तो चलो भाई, सूर्य को सिर्फ एक राशि दी गई सिंह और चंद्रमा को एक राशि दी गई कर्क, उसे सिर्फ एक ही राशि से मतलब है, ठीक है। तो अब तो 7 में से 2 ग्रह चले गए, सूर्य और चंद्रमा, तो उधर राशि भी 2 चली गई, 2 हल्का हो गया। अब 10 राशि बची और 5 ग्रह बचे, तो सीधा सा हिसाब लग गया, 2-2 राशि सबको दे दो। तो मंगल को जो राशि दिया गया, अब देखिए यहाँ कोई सीक्वेंस में नहीं दिया गया, जैसे मंगल को एक पहली राशि दे दी गई, उसके बाद ठीक 8वीं राशि दे दी गई, 2 समझ लो कार्यालय का भार मंगल देव को दे दिया गया, एक ही कार्यकर्ता है, 2 ऑफिस संभालेंगे आप अभी, ठीक है। मेष और वृश्चिक, बुध को मिथुन एवं कन्या, बृहस्पति को धनु एवं मीन 9वीं राशि और 12वीं राशि, शुक्र को वृषभ और तुला, और शनि को ही ऐसा है कि सीक्वेंस में मिला है 10वीं राशि एंड 11वीं राशि, मकर एवं कुंभ। तो शनि का भाव देखिएगा, जब आप कुंडली में जब इसको आप बैठाएंगे तो आप खुद समझिए, अगर मान लीजिए शनि आपके चतुर्थ भाव का स्वामी बना, कैसे बना, तो आपके चतुर्थ भाव में मान लीजिए मकर राशि आ गई, ठीक है, क्योंकि लग्न से शुरू हुआ। तो अब हम लोग पीछे जाएंगे, मकर, धनु, वृश्चिक एवं तुला। तो तुला लग्न की कुंडली में क्या हो जाएगा, लग्न तुला, द्वितीय भाव वृश्चिक, तृतीय भाव धनु, चतुर्थ भाव मकर। तो तुला लग्न वाले के लिए चतुर्थ भाव का स्वामी बन गया शनि, और ठीक पंचम भाव का भी स्वामी बन गया कुंभ शनि, क्योंकि ये सीक्वेंस में 10वीं राशि और 11वीं राशि है, तो जहाँ भी रहेगा दोनों साथ रहेगा। अगर किसी का 10म भाव का स्वामी शनि बन जाए, या किसी का 9म भाव का स्वामी शनि बन जाए, वृषभ लग्न वाले के लिए 9म भाव का स्वामी शनि बनेगा, मकर राशि आएगी, तो फिर 10म भाव का भी स्वामी शनि ही बन जाएगा लगातार, 9वीं राशि के बाद 10वीं राशि, 10म भाव, 9म भाव हुआ सीधा 10म भाव, 10वीं राशि में 11वीं राशि, सॉरी राशि नहीं भाव, तो 10वीं राशि में 11वीं राशि पे शनि का पकड़ है, और शनि उसका स्वामी है, और वो जिस भी भाव का स्वामी बनेगा तो उसका अगला का भी बन जाएगा। जैसे मैंने बोला, वृषभ लग्न वाले के लिए 9म भाव का स्वामी शनि होता है, 9म भाव का, एवं 10म भाव का भी स्वामी शनि ही हो जाएगा। 9म भाव में मकर आया तो 10म भाव में कुंभ आ जाएगा। बाकी ये किसी और आपको ग्रह में नहीं मिलेगा, नहीं राशि में, क्योंकि बृहस्पति कभी भी लगातार तो नहीं हो सकते, धनु होंगे, फिर उसके बाद तो मकर आएगा, फिर कुंभ आएगा, फिर जाके मीन आएगा, 2-3 भाव के बाद। कुंडली के जो 12 भाव होते हैं ना, उस 2-3 क्वार्टर छोड़ के, ये समझिए, दूसरे को स्थान मिला, किसी को 3 क्वार्टर 4 क्वार्टर छोड़ के, इसी प्रकार है। लेकिन शनि ही एक ऐसा है जिसको लगातार में दिया गया, मकर एवं कुंभ, वो जहाँ भी पकड़ाएगा। पहला अगर किसी का मकर लग्न हो जाता है तो मकर लग्न शनि हो गया स्वामी, उसके धन भाव का भी स्वामी, लग्न के बाद होता है धन भाव, द्वितीय भाव, उसका भी स्वामी शनि, मकर कुंभ लगातार, समझ गए। बाकी सब का आप देख पा रहे हैं कि थोड़ा डिस्टेंस है। 9म भाव 9म राशि एवं 12वीं राशि का स्वामी बृहस्पति है, तृतीय राशि एवं 6ठी राशि का स्वामी बुध है। तो अब पहले हमें ये याद कर लेना पड़ेगा कि कौन सी राशि और उसका स्वामी कौन। सिंह राशि है तो उसका स्वामी सूर्यदेव, कर्क राशि है, केकरा का जो साइन है, उसका स्वामी चंद्रमा, वो तो बस एक ही भाव बोला कि एक ही राशि बोला मैं लूँगा, और सही बात है, एक भाव भी कभी वो स्वामी बनेगा, क्योंकि अगर ये अब जो हमने कॉन्सेप्ट देखा, अभी ये हिसाब से हमको एक कुंडली को आपको दिखा रहे हैं, जैसे कि अभी हम मिथुन लग्न की ही पत्रिका देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए मिथुन लग्न, जो एक मैंने डेमो चार्ट भी दिखाया था जिसमें 3 नंबर लिखा था लग्न में। अब देखिए मिथुन लग्न का स्वामी यहाँ पे कौन हो जाता है, बुध। अभी जैसे मैंने बोला सूर्य एक ही भाव को भी देखेंगे, तो अब यहाँ देख सकते हैं कि मिथुन वाले के लिए तृतीय भाव का स्वामी सिंह हो रहा है, सूर्य देव हो रहे हैं, मिथुन कर्क सिंह। उसके बाद आप देखिए कि तृतीय भाव में जो सूर्य लिखा है, उसके अलावा कहीं और सूर्य आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि सूर्य केवल एक ही भाव का स्वामी है, एक ही राशि को जानता है। चंद्रमा जहाँ द्वितीय भाव में लिखा है, चंद्रमा आपको फिर कहीं और किसी भाव में नहीं नजर आएगा मिथुन लग्न वाले के लिए।
क्योंकि चंद्रमा को एक ही भाव से मतलब है, एक ही राशि से मतलब है। लेकिन वहीं बुध देखिए आपको दो जगह मिलेगा, एक प्रथम भाव में, दूसरा चतुर्थ भाव में। यहाँ एक 3 नंबर लिखा है, अच्छा दोनों का स्वामी क्योंकि बुध ही है। कन्या एवं मिथुन दोनों राशि का स्वामी बुध देव ही है, इसलिए आपको बुध दो जगह दिख गए। बृहस्पति देख लीजिए, नवम आपको सप्तम भाव में भी दिखेंगे, नवमीं राशि, और आपको 12वीं राशि आपको दसम भाव में भी दिख जाएंगे, मीन में एवं धनु में। दोनों का स्वामी बृहस्पति बृहस्पति। ठीक है, मंगल आपको यहाँ पर, आप मिथुन लग्न वाले के लिए आप छठे भाव में देख सकते हैं, वृश्चिक राशि आई है मंगल देव। और आपको उसके 11वें भाव में, आमदनी के भी भाव में देखिए, मेष आ गया, प्रथम राशि, दोनों का स्वामी मंगल। तो अब हमने देखा कि लग्न स्थिर होने के बाद हमें लग्न का पता चल जाता है वो किस राशि का है, उसका स्वामी का पता चल जाता है, एवं हमको और भी पता चल जाता है कि मेरे किस भाव का स्वामी किस ग्रह को गया है। अब इसको समझने के बाद ये आप देख पा रहे मिथुन लग्न का ये चार्ट बना हुआ है, जिससे कि बस राशि और उसके स्वामी को समझ पा रहे हैं। मिथुन लग्न वाले के लिए देखिए 12वें भाव, खर्च स्थान का स्वामी वृषभ है, शुक्रदेव। अब फिर इसके बाद हम एक डेमो चार्ट पे आ जाते हैं, जिसका कि लग्न था आपको मिथुन। अब देखिए, अब इस चार्ट को समझिए तो अब समझ में आएगा। अब हम इस चार्ट में 3 नंबर देख रहे हैं, तो हम समझ गए कि ये मिथुन लग्न की कुंडली है। अब इसमें से इस इंसान अगर मेरे से क्वेश्चन करता है कि मेरे विद्या के बारे में बताइए, मेरे संतान के बारे में बताइए, तो आप क्या करेंगे? पंचम भाव से देखा जाता है विद्या और संतान। तो चलिए लग्न से गिनते हैं, 1 2 3 4 5। जहाँ पे 7 नंबर लिखा है वो हो गया पंचम भाव। अब पंचम भाव का स्वामी कैसे पता चले कि कौन मालिक बना है इस भाव का, कौन सा ग्रह मालिक है? तो हम पहले, अगर वहाँ 7 नंबर भी ना लिखा रहता, सिर्फ लग्न में 3 नंबर लिख देता तो भी काम चल जाता। अब हम लोग मिथुन से गिन लेंगे, मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला, 7 नंबर है तो ऐसे भी याद है, इसमें तो लिखा ही रहता है। तो 7, यानी पंचम भाव में 7 नंबर आई, 7वीं राशि आई, तुला आई। तुला का स्वामी होता है शुक्र, और शुक्र देखेंगे हम कहाँ बैठा है, तो दसम भाव में, जहाँ 12 नंबर लिखा है, यानी गुरु के घर में, मीन राशि में शुक्र जाके बैठ गया है दसम भाव में। तो दसम भाव किस चीज़ का होता है? तो दसम भाव होता है आपको कर्म का, कुर्सी का, पद का। तो हम ये देखें कि विद्या का स्वामी, ज्ञान का स्वामी दसम स्थान में चला गया, यानी कुर्सी पे चला गया। तो ज्ञान अर्जन जो होगा वो कार्य क्षेत्र में उतर जाएगा, कार्यान्वित हो जाएगा, तो उसको अच्छा मान सकते हैं। तो देखिए, एक प्रेडिक्शन हमने तुरंत कर लिया कि काम आएगी ज्ञान का। और लग्न का भी स्वामी यहाँ बुध हो रहा है, मिथुन लग्न की कुंडली, लग्न शरीर का स्वामी, जिसे हम जातक के पर्सनैलिटी को देखते हैं, उसका स्वामी बुध हो रहा है यहाँ पे। बुध 2 भाव का स्वामी है यहाँ पे, चतुर्थ भाव और लग्न का, सुख शांति का एवं शरीर का, वो भी है दसम भाव में शुक्र के साथ, पंचम भाव के स्वामी के साथ। यानी लग्न का भी संबंध एक तो दसम भाव से हो रहा है, कर्म स्थान से, एवं विद्या भाव से भी हो रहा है, क्योंकि विद्या भाव का जो स्वामी है शुक्र, वो लग्न के स्वामी के साथ बैठ गया एक जगह। तो यहाँ लग्न का संबंध पंचम भाव से भी हो गया, पर्सनालिटी का, जातक का संबंध पंचम भाव ज्ञान विद्या से हो गया, एवं सब मिलके दसम भाव में बैठे हैं, तो दसम भाव कुर्सी वाले भाव में चला गया। दसम भाव का भी जो नैसर्गिक गुण है, जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था, वहाँ पे उसका भी असर रह जाएगा। शुक्र बुध एक साथ है तो शुक्र सौंदर्य का कारक है, सुख का कारक है, लग्जरियस का कारक है। तो ये जातक जो हैं ये अच्छे पढ़े लिखे ज्ञानी व्यक्ति हैं। ऊपर से आपको राजनीति में अच्छा दबदबा है इनका, और देखने में भी काफ़ी हैंडसम है ये। शुक्र बुध की युति, यानी लग्न के स्वामी का शुक्र जैसे सुंदर ग्रह, जो लग्जरियस सुंदरता के कारक है, उसके साथ यह संबंध हो रहा है। देन दूसरा चार्ट हम लेते हैं।
यहाँ पे 7 नंबर था, यानी कि तुला, तुला राशि है। तुला राशि का स्वामी आपको शुक्र हो जाता है। यहाँ लग्न का ही स्वामी खुद शुक्रदेव है। और ये चार्ट है आपको 9 सितंबर 2004 की 9:15 मॉर्निंग, पूर्णिया, बिहार, इंडिया। एक जातिका का चार्ट है। और यहाँ पे लग्न का स्वामी ही शुक्रदेव है, जो सुंदरता सुख भोग के कारक है, और वो भी 10वें भाव, यानी पद में। लग्न का स्वामी कुर्सी पे जाकर ऑलरेडी बैठ गया है। और यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि 5वें भाव का संबंध 10वें भाव से हो रहा है, कोइंसिडेंस। और ये जातिका भी बहुत ही अच्छी स्टूडेंट है, और उम्मीद है कि बहुत अच्छे पद को ये प्राप्त करेगी अपने मेहनत से भी, खास करके क्योंकि शनि मेहनत का भी द्योतक है और वो कर्म के भाव में बैठा है। तो हार्ड वर्क करती हैं पढ़ाई में और अच्छा रिजल्ट भी रहता है। और शुक्र बना है लग्न का स्वामी, तो देखने में भी शुक्र का फ्लेवर आपको इनके पर्सनैलिटी में नज़र आ जाता है। तो यहाँ हमने देखा कि लग्न को मैंने आइडेंटिफाई किया, उसके स्वामी को आइडेंटिफाई किया, फिर वो किस भाव में जा रहा है, इसका प्रेडिक्शन भी हम पिछले क्लास में ही जो सीखे थे कि 10वें भाव का क्या मतलब है, 10वें भाव से क्या क्या देखते हैं, वो इसमें ऐड ऑन हो गया। उसके बाद हमने ये देखा कि वो किस भाव के स्वामी के साथ है। अब यहाँ पे 5वां भाव जो ज्ञान विद्या का है, उसका भी हमने पता लगा लिया, क्योंकि 5वां भाव में 11 नंबर लिखा है, और 11वां नंबर यानी कुंभ, और कुंभ मतलब शनि। इस चार्ट से आके हम लोग देख लेंगे, कभी समझ ना भी आए तो 11वां नंबर यानी कुंभ का होता है। कुंभ का स्वामी शनि है। शनि देखो कहाँ है, तो 5वें भाव को देख लिया। अब यहाँ पे अगर इनके पति भाव को देखना हो तो उस 7वें भाव से देखेंगे, लग्न के ठीक सामने वहाँ 1 नंबर लिखा है, यानी पति रोजगार व्यापार का जो भाव था 7वें भाव, उसका स्वामी यहाँ मंगल बनता है, जो कि मंगल इनकम ऑफ सोर्स में है। आप देख सकते हैं 11वां भाव जो कि आमदनी का भाव था, वहाँ पे सूर्य के राशि में, यानी सूर्य सिंह राशि में आपको 11वें भाव में, आमदनी भाव में। तो ये भी तो पता चला, इतना से आप क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इनका पति भी जो होगा वो अच्छा इनकम करने वाला होगा, बाकी थोड़ा गर्म मिजाजी भी होगा, क्योंकि मंगल खुद 7वें भाव का स्वामी मंगल बना है। मंगल खुद थोड़े गॉड ऑफ वार है, आक्रामक है, और वो गया भी है तो सूर्य की राशि में, यानी सूर्यदेव खुद गर्म ग्रह है, राजा। तो देख रहे हैं प्रिडिक्शन कैसे होती जा रही है। अब बस इसमें हमें 1-2 चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि हर ग्रहों का फंक्शन समझना होगा कि सूर्य का क्या नेचर है, मंगल का क्या नेचर है, शुक्र का क्या नेचर है, ठीक है। उसके बाद हर राशि को उसके साथ हम जोड़ के देख सकते हैं कि कौन सा राशि किस भाव का स्वामी बना है और वो किस किस के साथ है, और प्रेडिक्शन चालू हो जाएगा। तभी हमने बस ये चीज़ देखा कि हमको राशि का स्वामी याद करके रखना होगा, और लग्न स्थिर करने का बाद हर एक भाव का याद रहना चाहिए कि कौन सा स्वामी क्या होगा। इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि अगर तुला लग्न मैंने देख ली तो मुझे याद ना देखना ना पड़े, मुझे याद रहे कि तुला वाले के लिए शनि एक चतुर्थ भाव का स्वामी होता है और एक पंचम विद्या भाव का स्वामी होता है। तुला वाले के लिए बुध जो होता है एक भाग्य भाव का स्वामी यानी 9वें भाव का स्वामी होता है, दूसरा 12वें भाव का स्वामी होता है, खर्च भाव का स्वामी होता है। मिथुन और कन्या 3 नंबर भाग्य भाव में लिखा है 9वें भाव में, और 6 नंबर 12वें भाव में लिखा है तुला लग्न की कुंडली में। तो हमें ये समझ सिर्फ तुला लग्न वाले के लिए नहीं, और भी लग्नों के लिए प्रैक्टिस बनानी पड़ेगी, और वो धीरे धीरे आ जाएगा। अगर मीन लग्न की कुंडली हो जाती है मान लीजिए किसी की भी, तो लग्न में बृहस्पति का स्वामी तो आ जाएगा, क्योंकि मीन लग्न का स्वामी बृहस्पति है। 12 नंबर आ जाएगा। 12 के बाद फिर 1 नंबर से शुरुआत हो जाएगी, यानी द्वितीय भाव में मेष राशि आ जाएगी, मंगल आ जाएंगे। इसी प्रकार घूमते घूमते 12वें भाव का स्वामी कुंभ यानी कि शनि। तो फिर अगर इसका कोई डेमो चार्ट आएगा हमारे सामने या कोई चार्ट आएगा, फिर हम देखेंगे कि 12वें का स्वामी कहाँ गया, लग्न का स्वामी कहाँ गया, बृहस्पति कहाँ गया, वो गया तो किसकी राशि में गया। अब यहाँ ये भी देखा जाता है कि यहाँ पे मित्र भी होते हैं कि कौन सा ग्रह किसका मित्र है। जैसे तभी एक चार्ट जो है हमारा डेमो चार्ट, इसमें हम देख रहे हैं कि जो 7वें भाव का जो स्वामी था, पति भाव का स्वामी मंगल, वो
सूर्य के राशि में गया था, तो मंगल और सूर्य मित्र हैं, तो वो तो मित्र के राशि में गया था। वहीं पे कोई ग्रह किसी और ग्रह के शत्रु भी होते हैं। अगर उसकी अवस्था एक नीच अवस्था भी होती है, एक उच्च अवस्था भी होती है, जैसे कि ये तुला लग्न की कुंडली में शुक्र दसम भाव में तो है और मिथुन लग्न वाले में भी है, लेकिन तुला लग्न वाले में जो शुक्र है वो 4 नंबर की राशि में यानी कर्क राशि में, और चंद्रमा शुक्र में मित्रता नहीं। तो यहाँ दसम भाव में होने के बावजूद भी ये शत्रु के भाव में, और यही कंडीशन दूसरे वाले चार्ट में जो है वहाँ भी शुक्र दसम भाव में ही है, लेकिन यहाँ का शुक्र जो है वो उच्च राशि में, मीन में शुक्र उच्च का हो जाता है, यानी मित्र से भी बेहतर, स्वराशि से भी बेहतर, सबसे बेस्ट उच्च कहलाता है। तो वो सब हम बाद में पढ़ेंगे कि कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का हो जाता है, किस में मित्रवत रहता है। स्वराशि तो अब हम लोग भी जान सकते हैं क्योंकि वो तो पढ़ ही रहे कि अगर कर्क में चंद्रमा है तो वो स्वराशि का है, अगर शुक्र वृषभ में या तुला में तो स्वराशि का है, या फिर वो शत्रु भाव में भी जा सकता है या फिर अति शत्रु में भी जा सकता है। फिर हम लोग प्रेडिक्शन में राहु केतु का एड ऑन करेंगे, जब हम लोग ग्रह के फंक्शन को और समझेंगे, जैसे मंगल का क्या फंक्शन होता है, तो फिर उसमें हम लोग राहु केतु को भी लेके चलेंगे, क्योंकि राहु केतु को यहाँ राशि से तो हम नहीं समझ पा रहे हैं, ना ही उसका कोई भाव है ना ही उसका कोई राशि है। वो जहाँ बैठ जाता है वहीं फंक्शन करना, जिस भाव में बैठ गया वहीं पे अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। फिर हर ग्रह की दृष्टि भी होती है, सभी ग्रहों की 7वीं दृष्टि तो होती ही है, वो अपने से ठीक सामने देखेगा ही। बाकी कुछ ग्रहों की अलग अलग दृष्टियाँ भी हैं, जैसे गुरु की है आपको पंचम, सप्तम एवं नवम, है ना। तो अब आपको इसका भी प्रैक्टिस करना होगा, तो कोई ग्रह कहीं बैठ के फिर किन भावों को देख रहा है। जैसे कि ये मिथुन लग्न की कुंडली है, तो यहाँ पे शुक्रदेव चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, जो कि खुद लग्जरियस का सुख का भाव है, और उसको शुक्र जो कि लग्जरियस भोग के कारक ग्रह हैं, वो उच्च का होकर चतुर्थ भाव को देख रहे हैं ठीक सामने। तो ये एनर्जी भी दे रहे हैं चतुर्थ भाव को, तो ये भी प्रिडिक्शन में आपको हेल्प करेगा। यानी प्रिडिक्शन में आगे बढ़ने के लिए अब हमें लग्न स्थिर तो हमने समझ गया कि जैसे कोई भी कुंडली हम ऑनलाइन या किसी भी सॉफ्टवेयर की मदद से बनाएंगे, तो लग्न में जो नंबर लिखा रहेगा, लग्न तो हमें पता है कि ये सेंटर वाला लग्न है, इसे एकदम दिमाग में सेट कर लेना है और इससे एंटी क्लॉक चलना है हमेशा। तो ये लग्न है, यहाँ पे जो भी नंबर आ गया वो हमारा लग्न हो गया। अब उससे आगे हमें बढ़ते रहना है कि उसका स्वामी कहाँ गया, किस भाव में बैठा, उसकी राशि क्या है, ये प्रैक्टिस की बात है। वो जितना आप करेंगे उतना आप उसमें दक्ष होते चले जाएंगे। अब देखिए एक धनु लग्न का है, तो धनु लग्न वाले के फिर मकर लग्न हो जाएगा उसका द्वितीय भाव का स्वामी। तो मैं इसका एक बार आपको 1 to 1 सामने ला देता हूँ, जिसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये मेष लग्न की, अब आप देख रहे हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। मेष लग्न, उसका स्वामी मंगल, मेष लग्न वाले के लिए द्वितीय भाव का स्वामी वृषभ शुक्र हो जाएगा, इसका आप एक कॉपी कर लीजिएगा। फिर शुक्र वृषभ लग्न वाले के लिए फिर कौन से ग्रह किस किस भाव के स्वामी होंगे ये आपके सामने है। फिर ये मिथुन लग्न वाले के लिए, फिर ये कर्क लग्न वाले के लिए, सिंह। अब वीडियो को रोक के और आराम से उतार सकते हैं। इस कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु लग्न, मकर लग्न, कुंभ लग्न एवं मीन लग्न। ये 12 लग्न का आप नोट डाउन कर लीजिएगा और इस पर खूब प्रैक्टिस कीजिएगा कि अगर मीन लग्न है तो फिर छठे भाव का स्वामी कौन हो जाएगा, 7वें भाव का स्वामी कौन हो जाएगा। तो 7वें भाव का स्वामी कन्या हो जाएगा, राशि का स्वामी कन्या होगा, यानी कि उसका राशि स्वामी बुध हो जाएगा। सॉरी, राशि कन्या आएगी, 6 नंबर लिखा हुआ है। तो ये प्रैक्टिस रहना चाहिए। फिर जैसे मीन लग्न है, इसके भाग्य का स्वामी कौन होगा, तो वहाँ पे
वृश्चिक राशि है, यानी मंगल हो गया है स्वामी, 8 नंबर लिखा है। तो आप ये नोट डाउन कर लिए। इसके बाद आपको ये राशि चार्ट आप ऐसे भी नोट डाउन कर सकते हैं कि सूर्य सिंह राशि, चंद्रमा कर्क राशि। ये तो मैंने प्रैक्टिस की चीज़ है, ये तो याद भी करनी है, इसको ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। 12 भावों का जो मैंने दिखाया वो तो आपको प्रैक्टिस करते करते खुद ब खुद आ जाएगा, ब्लैंक चार्ट बना बना के। उसके बाद आपको ये राशियों का लिस्ट है। उसके बाद ये ग्रहों का लिस्ट है। ये जो मैंने आपको बताया था कि 360 डिग्री का एक वृत्त होता है, उसको 12 भाग में बांटेंगे, 30-30 अंश मुझे प्राप्त होंगे। अब इसको आपको लग्न से समझाता हूँ। ये देखिए, ये 30-30 डिग्री का एक एक भाव है। अब आपने समझा कि ग्रह जो आप देख रहे हैं, जब आप कुंडली बनाएंगे एप्लीकेशन से भी, तो उसमें देखिएगा कि मान लो कि शुक्र जो था वो 10वें भाव में था तभी। अब मान लो अगर वो 18 डिग्री पे था, तो उसका क्या मतलब हुआ कि शुक्र 1 महीने लगातार एक राशि से, आपको ये भी बाद में याद करना पड़ेगा कौन सा ग्रह एक राशि में कितने दिन रहता है। ठीक है, तो तभी जैसे मिथुन लग्न की कुंडली थी और वहाँ पे 10वें भाव में शुक्र उच्च का था मीन राशि में, तो मीन राशि में जब वो इंटर किया होगा तो कैसे किया होगा, एंटी क्लॉक चलते हैं हम लोग। तो जब वो कुंभ में था तो कुंभ से निकल के जब वो मीन में गया होगा 10वें भाव में, ये 9वें भाव से जब वो 10वें भाव में गया होगा एंटी क्लॉक, तो वो 0 डिग्री 1 मिनट पे गया होगा और वो फिर आगे बढ़ते 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 10वें भाव में रहेगा। जब उसकी डिग्री 30 डिग्री पहुंच जाएगी तो फिर वो मीन से निकल के फिर वो मेष में चला जाएगा 11वें भाव में। तो ये जो 30 डिग्री जो वो बिताएगा तो उसमें वो 1 महीना लगाएगा। तो यानी कि अगर मान लो 18 तारीख को शुक्र मीन में था 1 डिग्री पे, तो लगभग आपको अगले दिन 2 दिन के बाद वो 2-3 डिग्री ज़्यादा बढ़ा दिखेगा आपको। अगर 2 दिन के बाद कोई बच्चा जन्म लेता है उस तारीख के बाद, तो उसका उसमें 2 डिग्री इंक्रीज रहेगा। तो फिर 1 महीने से कम ही रहता है शुक्र। तो फिर आपको वो देखना पड़ेगा कि हर ग्रह कितने दिन रहता है एक राशि में। जैसे कि शनि, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ 20 जनवरी 2023, 17 तारीख को ही शनि कुंभ में आ गए हैं, यानी कि 11वें नंबर स्वराशि का हो गए हैं और वो 2.5 साल रहेंगे अभी। तो अगर आज कोई बच्चा पैदा लेता है तो आज भी उसका शनि आपको कुंभ में ही मिलेगा, यानी भाव। अब आप तो इतना एक्सपर्ट हो गए कि अगर मान लीजिए लग्न में कुंभ आ गया, कि कोई बच्चा कुंभ लग्न का है, 11 नंबर लिखा है उसके लग्न में ही, तो शनि कहाँ रहेगा, क्योंकि शनि अभी ब्रह्मांड में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, तो उसके लग्न में ही शनि लिखा रहेगा 0 डिग्री पे, क्योंकि अभी आया ही है और वो 2.5 साल रहता है, याद रखिए। तो अगर अगले साल भी फरवरी मार्च में भी, अगले साल 2024 में भी अगर कोई बच्चा जन्म लेगा ना अप्रैल में, तब भी उसका आपको शनि कुंभ में ही मिलेगा। भले डिग्री बढ़ गया होगा तब तक वो आधे पे चला जाएगा, वो है ना, 2.5 साल का आधा कर दीजिए तो वो लगभग 15 डिग्री के आसपास रहेगा वो, लेकिन मिलेगा आपको कुंभ राशि में ही। हाँ, वो अलग बात है कि किसी का कुंभ लग्न हो गया तो लग्न में ही शनि मिल जाएगा। कोई बच्चे का अगर मेष लग्न है, 1 नंबर लग्न में लिखा है, तो उसका 11वें भाव में आपको शनि मिलेगा। यानी लग्न जो 2-2 घंटे पे बदलते रहता है, तो वो शनि घूमता रहेगा लग्न के हिसाब से, लेकिन रहेगा वो 11 नंबर में ही लिखा हुआ। जैसे सूर्य लगभग 14 मार्च से 14 अप्रैल तक आपको मीन में रहता है। ठीक है, फिर 14 अप्रैल से 14 मई वो उच्च का हो जाएगा मेष में, तो वो फिक्स है। अब उस 1 महीने के बीच में कोई भी बच्चा जन्म लेगा तो उसका सूर्य आपको मीन में ही मिलेगा, 12 नंबर जहाँ लिखा रहता है, गुरु की राशि है। लेकिन हो सकता है किसी का सूर्य 5वें भाव में आपको दिख जाए, किसी का 6ठे भाव में दिख जाए, किसी का 7वें भाव में दिख जाए, क्योंकि लग्न बदलता जाएगा तो सूर्य का वो 5वीं राशि सिंह राशि जहाँ जहाँ घूमती जाएगी सूर्य वहाँ वहाँ घूमता जाएगा। सॉरी, मीन राशि जहाँ जहाँ घूमेगी, अभी मान लो किसी का मीन राशि 10वें भाव में, सूर्य 10वें भाव में दिखेगा। वही किसी बालक के लिए मीन राशि लग्न में ही आ जाए, लग्न ही उसका हो जाए मीन लग्न का, उसके लग्न में ही सूर्य दिख जाएगा, है ना।
किसी का कुंभ लग्न हो जाए तो कुंभ लग्न के बाद होता है मीन, द्वितीय भाव होता है मीन, वहाँ सूर्य उसका द्वितीय भाव आपको दिख जाएगा। अब यहाँ ये है कि हो सकता है किसी बच्चे का सूर्य लग्न का स्वामी हो, यानी कि वो सिंह लग्न का हो। अब सिंह लग्न का जातक है, लग्न का स्वामी सूर्य बनता है, और वो अभी मीन में मान लो गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पे सूर्य अष्टम भाव में चले जाएंगे, क्योंकि सिंह लग्न वाले के लिए बृहस्पति का जो मीन राशि है वो अष्टम भाव में आता है, तो सूर्य अष्टम भाव में चले जाएंगे। अष्टम भाव किस चीज़ का होता है? मृत्यु का होता है। तो सिंह लग्न वाले के लिए अभी अगर मीन का गोचर चल रहा है और इस समय कोई बच्चा पैदा ले ले इस 1 महीने में, और उसका अगर लग्न सिंह हो जाए, यानी जब वो जन्म ले रहा हो तभी पूर्वी क्षितिज पे अगर सिंह राशि उदित हो तो उसका लग्न में 5 नंबर लिखा जाएगा। जैसे उसके लग्न में 5 नंबर लिखाएगा तो 12वां नंबर उसके अष्टम भाव मृत्यु भाव में लिखा जाएगा। और अभी मान लो अगर सूर्य चल रहा हो 14 मार्च से 14 अप्रैल तक मीन में हो, तो उस बीच में अगर बच्चा जन्म ले लेता है 1 महीने का, तो उसका तो सूर्य अष्टम भाव में रहेगा, मृत्यु भाव में। तो कहीं ना कहीं इससे ये हेल्थ इशू को दिखाता है कि लग्न का स्वामी अष्टम भाव में आ गया। लेकिन वहीं पे मीन में सूर्य का आना दूसरे केस में बेहतर हो सकता है। कैसे बेहतर हो सकता है? कि आपका धनु लग्न जो होगा, धनु लग्न वाले के लिए सूर्य जो होता है वो भाग्य भाव का स्वामी होता है, ठीक है, नवम भाव का स्वामी होता है। अब सूर्य धनु लग्न वाले के लिए सूर्य भाग्य भाव का स्वामी हुआ, धर्म का भाग्य से बड़ा क्या है, एकदम त्रिकोण का स्वामी है, शुभ भाव का स्वामी है, और वो मीन में है। उसी 1 महीने में बच्चा जन्म लिया, सिर्फ उसका लग्न बदल गया है, उसका सिंह लग्न नहीं हो कि उसका धनु लग्न हो गया 9 नंबर वाला। तो जैसे धनु लग्न हुआ, हो सकता है कुछ घंटों बाद उसने जन्म लिया उसी दिन, तो उसका धनु लग्न हो गया। धनु लग्न हुआ तो मीन राशि आ गई चौथे भाव में। चौथा भाव भी सुख का होता है, भोग का होता है, वाहन का होता है, माता का होता है। अब देखो वही सूर्य भाग्य स्थान का स्वामी उसके चतुर्थ भाव में बैठ जाएगा, तो कितना अच्छा है। भाग्य और लग्जरियस के भाव में जाके बैठ गया, सुख के भाव में जाके बैठ गया। तो उसी 1 महीने में धनु लग्न वाले के लिए 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक धनु लग्न वाले के लिए सूर्य जहाँ बैठेगा तो वो अच्छे जगह जाके बैठेगा। उस 1 महीने तो बैठता ही रहेगा। जब जब धनु लग्न में कोई बच्चा पैदा लेगा उस टाइम में उसका सूर्य उस 1 महीने तक तो वहीं रहना है, मीन में ही रहना है, तो उसको चतुर्थ भाव में मिल जाया करेगा। लेकिन वहीं पे अगर किसी का मृत्यु भाव का स्वामी हो जाता है, मृत्यु भाव बढ़ जाता है, तो दिक्कत है। तो अब हमने ये समझा कि टोटल लग्न पे डिपेंड हो रहा है। अगर लग्न आपका ऐसा हो जाता है जिसके हिसाब से आपका वो ग्रह अच्छा हो जाता है तो आपके लिए अच्छा फल देगा। हो सकता है किसी बच्चे के लिए वो सूर्य मृत्यु का स्वामी बन जाए, हो सकता है किसी बच्चे के लिए वो बुध मृत्यु भाव का स्वामी हो जाए, तो मृत्यु का समान कष्ट देगा उसको। वहीं पे वो बुध हो सकता है किसी के भाग्य भाव का स्वामी हो जाए, क्योंकि लग्न बदलेगा 2 घंटे के अंदर, तो उस लग्न के हिसाब से हो सकता है वही बुध भाग्य वाले कार्यालय का कार्यकर्ता हो जाए। हो सकता है कभी वो बुध मृत्यु वाले भाव का कार्यकर्ता हो जाए, तो उसका फल का प्रेडिक्शन में अंतर हो जाएगा। तो अब हमको बस ये एक चीज़ समझना है कि हमेशा इस पे फोकस करना है कि हमारा लग्न कौन है, और हमारे लग्न के हिसाब से हमारे किस भाव का कौन स्वामी बन रहा है। अच्छे भावों को अलग छांट लें, बुरे भावों को अलग छांट लें, फिर उस हिसाब से आगे का प्रेडिक्शन करें, ठीक है। लेकिन आज हमें बस इतना समझना था कि कौन सी राशि है, हमारे पास 12 राशि है, उसके स्वामी कौन कौन है, कौन कौन सी राशि किसके अंतर्गत आ जाती है। जैसे मकर कुंभ शनि के, है ना, मेष और वृश्चिक मंगल के, ये हमने समझ लिया। और लग्न स्थिर करना हमने सीख लिया कि लग्न क्या और उसके हिसाब से कौन से भाव का कौन स्वामी बनेगा। और अधिक जानकारी के लिए आने वाले वीडियो आपसे मिस ना हो, इसके लिए अगर आप सब्सक्राइब करना चाहें तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं। हम आगे और भी तो कोशिश करेंगे, अगर आपको अच्छा लगे, ज़रूरत लगे, तो फिर मैं हर एक ग्रह का क्या नैसर्गिक गुण होता है, कैसे उनका व्यवहार है, उसके बारे में अलग डिटेल वीडियो बनाएंगे। राहु केतु पर हम लोग बनाएंगे। वैसे आप इसी चैनल में जाके 12 लग्न वालों के लिए
आप फल देख सकते हैं, गुरुदेव के द्वारा ऑलरेडी दिया गया है। मेष लग्न वाले के लिए, वृषभ लग्न वाले के लिए क्या उसका पर्सनैलिटी रहेगा, वो ब्रीफ में सारा दिया हुआ है। अब राशि को जो मैंने तभी स्किप बोला था कर देने के लिए, अब यहाँ समझ लेते हैं। इसके लिए एक डेमो कुंडली उठा लेते हैं, कोई सा भी जो हमारे पास था। ये पहले मिथुन लग्न वाले 26 अप्रैल 1992 वाले 8:20 मॉर्निंग समस्तीपुर वाले को उठाते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे चंद्रमा जो है ना वो मकर में है। देखिए चंद्रमा जो है उसका बस राशि देख लीजिए, 10 नंबर यानी मकर। तो अब बोल दीजिए कि अगर ये जातक पूछे गुरुजी मेरी राशि क्या है, तो बोल दो तुम्हारी राशि मकर और लग्न तुम्हारा मिथुन है। राशि अलग होता है, मिथुन अलग। मिथुन हो गया लग्न, लग्न अलग और राशि अलग। चंद्र राशि बोले तो और भी ज़्यादा बेहतर। तो चंद्र राशि इसका हो गया मकर, क्योंकि चंद्रमा जो है वो मकर में है, सिंपल है। और चंद्रमा 2.25 दिन में घर बदल लेता है, याद रखिएगा। यानी अगर आज चंद्रमा जस्ट आया भी हो मान लो किसी भी राशि में, तो 2-3 दिन मतलब 2-2.25 दिन के बाद वो फिर आपको अगली राशि में दिख जाएगा। जहाँ शनि 2.5 साल एक ही राशि में रहता है, चंद्रमा बदलते रहता है। इसलिए चंद्रमा को मन का कारक बोला गया है, गतिमान ग्रह है। अब दूसरा डेमो चार्ट ले लेते हैं हम लोग। ये जातिका का 9 सितंबर 2004 9:15 मॉर्निंग पूर्णिया। अब ये तुला लग्न की है और इसका चंद्रमा आपको मिथुन में है। देखिए क्या संयोग है, इसकी राशि मिथुन है, उसका लग्न मिथुन था, इसकी राशि मिथुन है। अब देख रहे हैं चंद्रमा जहाँ है बस उसका नंबर देख लेना है। 3 नंबर है, 3 नंबर जाके पढ़ लो, वो जो सीक्वेंस मैंने दिया है 3 नंबर होता है मेष वृष मिथुन, मिथुन का। और उसका स्वामी कौन होता है, बुध। अब हमको ये भी प्रैक्टिस बनाना होगा कि चंद्रमा मन का कारक है और मन का स्वामी बुध के राशि में गया है, मिथुन में गया है, तो उसका क्या स्वभाव होगा, इस पर हम लोग आगे डिटेल वीडियो देखेंगे। लेकिन मिथुन लग्न या मिथुन राशि का क्या प्रभाव होता है वो गुरुजी का वीडियो दिया हुआ है, उसमें लग्न पे ज़्यादा फोकस किया गया। लेकिन उसी हिसाब से अगर मिथुन लग्न का जो प्रभाव है ना, वही मिथुन राशि, ऐसे समझिएगा वो मन पे असर रहेगा, लग्न से पूरी पर्सनैलिटी पे असर रहेगा। अगर मैं मिथुन लग्न का हूँ तो मिथुन लग्न का जो प्रभाव गुरुजी बताए होंगे वो सबसे ज़्यादा हावी रहेगा। लेकिन अगर मेरा लग्न मिथुन नहीं है, सिर्फ मेरी राशि मिथुन है, तो वो थोड़ा कम प्रभावी रहेगा, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, लग्न से थोड़ी कम पैरिटी है उसकी। बस ऐसे समझ लीजिए। देखिए वो वीडियो देख के आप लगभग समझ सकते हैं। तो अब इस जातिका के लिए क्या सजेशन रहेगा कि एक तो तुम तुला लग्न वाली वीडियो भी देख लो, जिससे तुमको लग्न का पर्सनैलिटी का पता चल जाएगा। तुला लग्न का क्या स्वभाव दिए हैं गुरुजी, क्या परिणाम दिए हैं, वो एक बार देख लो, वो एक गेन कर लो। फिर एक बार मिथुन लग्न मिथुन राशि वाला भी देख लो। तो मिथुन वाले का कम प्रभाव रहेगा, तुला वाले का ज़्यादा रहेगा, दोनों का मिक्स होकर रहेगा। क्योंकि लग्न शरीर तो है तुला, शुक्र है उसका स्वामी, लेकिन बुद्धि दिमाग कह सकते हैं, मन पे मिथुन का प्रभाव है। ठीक है, और मिलते हैं फिर हम लोग आगे किसी टॉपिक पे, अगर आप लोगों की डिमांड रही तो। धन्यवाद।